अभी तक मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ है बाना हिल्स में और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही वियर्ड चल रहा है एंड नॉट इन अ पॉजिटिव वे। बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, बहुत भीड़ है, टोटली क्राउडेड, पैर रखने की भी जगह नहीं है। जो वीडियोस में दिखाते हैं और रियल एक्सपीरियंस में मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है। मुझे एक पिक्चर क्लिक करने की जगह नहीं मिल रही है, इतनी भीड़ है। Hi, I'm Mohit and welcome to the final chapter of my Vietnam travel series. In this video, I am taking you to one of the most fascinating theme parks in Vietnam, Bana Hills. मेरा दनांग का आखिरी दिन था एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लानिंग आई फाइनली मेड इट हियर। बाना हिल्स दनांग सिटी के सेंट्रल एरिया से लगभग 45 मिनट्स की ड्राइव पर लोकेटेड है। यहाँ पहुँचने के लिए ग्रैब से टैक्सी बुक कर सकते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अ वन वे टैक्सी राइड विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज़। एंटर करते ही सबसे पहले एक केबल कार लेना पड़ता है। दिस राइड टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रीच लेवल 1 एंड द व्यूज ड्यूरिंग दिस केबल कार राइड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिकल। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आ गया हूँ सन वर्ल्ड बाना हिल्स, जिसको वियतनाम का डिज्नीलैंड भी बोला जाता है। और इसको डिज्नीलैंड कहना सही भी है क्योंकि फ्रेंच लोगों ने ही ये बनाया हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क इन वियतनाम और नॉट जस्ट इन वियतनाम, अगर काफ़ी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ग्रैंड स्केल पे बना हुआ है। इस बाना हिल्स के अंदर एक फ्रेंच गार्डन है, एक अम्यूज़मेंट पार्क है एंड फेमस गोल्डन ब्रिज है जो पूरे वियतनाम का मोस्ट विजिटेड आइकॉनिक स्पॉट है। और यहाँ आने के लिए मैंने अपने होटल से कैब लिया है। उस कैब के मैंने पे किया 1000 रुपीज़। 45 मिनट्स का रास्ता है फ्रॉम दनांग से यहाँ तक आने के लिए। और इसकी जो टिकट है उसका प्राइस है 950,000 VND, बट टैक्सेस लगा के वो आता है 988,000 VND, जो रफली ट्रांसलेट होता है 3200 और 3300 INR। सो मैंने यहाँ आने के टोटल 4300 रफली पे की है, जिसमें से 3300 टिकट के और 1000 कैब के। इसकी टिकट मैंने यहीं से आके परचेज़ करी है, ऑनलाइन मैंने परचेज़ नहीं करी क्योंकि मैं एक बार एक्सपीरियंस देखना चाहता था कि क्या ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा क्यों होता है। मैं वीकडे में आ रहा हूँ अराउंड सुबह 11 बजे। मुझे टिकट काउंटर पे तो भीड़ नहीं दिखी, पर यस पार्क पूरा भरा हुआ है। सो ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। मैं ये पार्क पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। आई विल शो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस बाना हिल्स एंड लेट्स एक्सप्लोर। सो टिकट काउंटर से जैसे ही निकल के आते हैं उसके बाद यहाँ पे 2 लेवल्स है। फर्स्ट लेवल पे जाने के लिए केबल कार लेनी पड़ती है और वो केबल कार अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स लगाएगी फर्स्ट लेवल तक पहुँचाने के लिए। और इस केबल कार के बाद अगर सेकंड लेवल तक जाना है उसके लिए एक अलग केबल कार है। बाना हिल्स में अगर आ रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अर्ली मॉर्निंग अवॉइड ही करो, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे यही सोच के आते हैं कि सुबह सुबह चले जाते हैं और रश नहीं मिलेगा। मैं जब अभी आया हूँ तो रश तो है, लेकिन मुझे केबल कार के लिए वेट नहीं करना पड़ा और हर केबल कार में 1 से 2 लोग ही हैं। और जब मैं ऊपर जा रहा हूँ लाइक लेवल 1 तक, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग नीचे आ रहे हैं। सो इसका मतलब काफ़ी लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं सुबह सुबह, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि सुबह सुबह चलते हैं और सुबह सुबह रश नहीं मिलेगा। सो जैसे जब मैं सापा में फैंसी बैंड गया था तो वहाँ पे भी सुबह सुबह यही था कि बहुत क्यू था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो हार्डली मुझे केबल कार में आते हुए कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे, क्योंकि 11-12 बजे के बाद क्यू मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा। और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अभी जाते हुए लोग कम दिख रहे हैं, आते हुए लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। सो मे बी यू कैन ऑल्सो ट्राई सम ऑल्टरनेट टाइमिंग्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सुबह सुबह जाओ तो आपको खाली मिलेगा। ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस पे ऐसा नहीं होने वाला है। ये केबल कार 15 से 20 मिनट लेगी, जैसा मैंने बताया, लेवल 1 तक पहुँचाने के लिए। और अभी तक मैं केबल कार में ही हूँ, 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुझे। केबल कार से निकलते ही ये पूरा एरिया फुली पैक पड़ा हुआ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। अभी मैं गोल्डन ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, सो देखते हैं कहाँ से लाइन में लगना पड़ेगा।
Level 1 of Bana Hills is beautifully divided into multiple sections. सबसे पहला सेक्शन है द आइकॉनिक ग्लास ब्रिज, बाना हिल्स का वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्राम स्पॉट्स। ये ब्रिज लिटरली फिनोमिनल दिखता है, दो जब मैं गया था इट वॉज एक्सट्रीमली क्राउडेड। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड, टोटली क्राउडेड, पैर रखने की भी जगह नहीं है। जो वीडियोस में दिखाते हैं और रियल एक्सपीरियंस में मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है। एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है, बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ में, वीडियोस में जितना मैंने भी देखा है, बट मुझे एक पिक्चर क्लिक करने की जगह नहीं मिल रही है, इतनी भीड़ है। अभी गोल्डन ब्रिज से मैं उतर के आ गया हूँ। जस्ट गोल्डन ब्रिज से लेफ्ट साइड पे ये पूरा कासल एरिया है जहाँ पे टॉयलेट और सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं। गोल्डन ब्रिज पे मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया क्योंकि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, बहुत भीड़ है। आई एम थिंकिंग कि एक बार वापस जाते हुए दोबारा गोल्डन ब्रिज चेक करूँगा। और अभी ये मैं कैसल एरिया में आ गया हूँ, जस्ट गोल्डन ब्रिज के एडजेसेंट में। ये जगह जस्ट गोल्डन ब्रिज के एडजेसेंट में है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड फ्रेशन अप होने के ऑप्शंस हैं। और जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ये गार्डन एरिया है। अभी तक मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ है बाना हिल्स में और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही वियर्ड चल रहा है एंड नॉट इन अ पॉजिटिव वे। और वैसे भी वियर्ड होता भी नहीं है पॉजिटिव। इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि कई बार मी एज अ टूरिस्ट और हम लोग एज अ टूरिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टू मेंटेन द प्लेस एंड टू मेक इट इन अ वे कि बाकी लोग अनकम्फर्टेबल ना हो बिकॉज ऑफ यू। और मैं ये सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं। अब मेजॉरिटी मुझे यहाँ पे इंडियंस, चाइनीज़ और कोरियंस दिख रहे हैं, लोकल यहाँ पे मुझे बहुत कम दिखे हैं। सो जिस भी जगह पे मैं खड़ा हो रहा हूँ, पीपल बंच में, ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, विच इज़ ओके। ऑब्वियसली यू हैव स्पेंट मनी एंड यू वांट टू डू इट, और मैं भी वही कर रहा हूँ वीडियोज़। बट आई मेक श्योर कि मैं किसी के ग्रुप के अंदर या किसी भी घूमने के प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर ना कर रहा हूँ, इंटरप्ट ना कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोग लिटरली एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और अगेन सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, सब जितने भी लोग आए हुए हैं सब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं टू क्लिक बेस्ट पिक्चर्स एंड फोटोज़ एंड दे आर एन्जॉइंग। बट आप दूसरे का एक्सपीरियंस रूइन नहीं कर सकते। मैं बाना हिल्स इसलिए देख के आया था कि मैंने इंस्टाग्राम पे 3600 रील्स देखी और बहुत सारी वीडियोस देखी और हर एक में सिर्फ प्लीजिंग पार्ट्स बताए गए हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस उस मामले में बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा है। बट जितना टूरिज़्म यहाँ पे है, जितने यहाँ पे टूरिस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी। और मैं वीकडे पे आया हूँ, मैं मंडे को आया हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं सैटरडे संडे आया होता फिर तो मतलब पैसे बर्बाद वाली बात है कि आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे। अगर कोई भी टूरिस्ट है या कोई भी बंदा है ऐसी जगह पर जाता है, क्यों जाता है? वो इन्जॉय करेगा, 2-4 पिक्चर्स क्लिक करेगा, विच इज़ सब यही कर रहे हैं। बट यू हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ अनदर पर्सन, या आपकी वजह से कोई और अनकंफर्टेबल फील ना कर रहा हो या किसी की और फैमिली सफ़र ना कर रही हो। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आगे एक जगह पे फोटोग्राफर भी चिल्ला रहा है कि क्या कर रहे हो। वेरी बैड एटीट्यूड ऑफ जो भी यहाँ पे आया हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस तो मैं बोलूँगा अभी तक बिल्कुल ही बहुत ख़राब जा रहा है। Go, keep going. Come in. Everyone listen. Come in. What they doing? No. इस ब्रिज के बिल्कुल पास ही है एक बड़ा सा गार्डन एरिया विद मैनिक्योर्ड लॉन्स एंड अ मैजेस्टिक स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा स्टैंडिंग टॉल अमिड्स द मिस्ट।
सो गार्डन एरिया के एंड में मैं आया हूँ और यहाँ जाके मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। शांति मतलब थोड़ा यहाँ पे क्राउड कम है, तो एक दो वीडियोस ढंग से बना पाया हूँ मैं, नहीं तो पूरा ही पार्क पैर रखने की मुझे जगह नहीं मिल रही है। और इट्स फुल ऑफ टूरिस्ट, बट इट्स ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड नाउ लेट्स फोकस्ड ऑन द पार्क। अभी मैंने कवर कर लिया है गोल्डन ब्रिज, और जो गोल्डन ब्रिज के साथ एडजेसेंट एरिया था जहाँ पे गार्डन है और ये स्टैचू है ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये एरिया सारा फर्स्ट लेवल पे ही है। अब यहाँ पे ना एक वाइन सेलर है बाना हिल्स में, जो मेरा ट्राई करने का मन है। इसके प्राइजेज़ हैं बेसिकली 100,000 के अंदर कुछ 5-6 ब्रांड्स हैं, 200,000 के अंदर कुछ 5-6 ब्रांड्स हैं, एंड अगेन 300,000 के अंदर भी कुछ 5-6 ब्रांड्स हैं। वट एवर प्लान यू सिलेक्ट, उसके हिसाब से आपको चूज़ करने को देंगे। आउट ऑफ दोज 5-6 ऑप्शंस यू कैन टेक 1 ग्लास। अब सिंस 100,000 वाला जो प्लान है दैट इज़ फॉर रफली 350 INR, तो उसके अंदर लिमिटेड ब्रांड्स हैं, मुझे वो पसंद नहीं थे। 200 वाले के अंदर अच्छे ब्रांड थे, आई कुड हैव चोजन डैट, बट मुझे लगा कि 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे पीने को, तो मैंने 300 वाला चूज़ किया, बट उसमें भी एक ही ग्लास है। एंड देन उसका जो ब्रांड है वो ज़्यादा अच्छा है, प्रीमियम है, तो मैंने वो चूज़ किया है। इस पूरे बार के अराउंड सारे वाइन बैरल्स रखे हुए हैं और उसके अंदर वाइन बॉटल्स पड़ी हुई है फॉर एजिंग, और पूरा एंटीक स्टाइल ये वाइनरी और वाइन सेलर है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। 1,000 रुपये के अंदर नॉर्मली अगर मैं किसी बार में जाके भी पीता हूँ, तो अगर मैं एक प्रीमियम वाइन ले रहा हूँ तो येस मुझे 1,000 रुपये के आसपास का ही पड़ेगा एक ग्लास। सो यहाँ पे एटलीस्ट एक वाइन सेलर का एक्सपीरियंस मिल रहा है इस प्राइस पे, तो आई डोंट थिंक इट्स बैड, इट्स वेरी गुड। और यहाँ पे अगर वाइन बॉटल लेनी है तो उसका मुझे मेन्यू भी देखिए, उसके प्राइसेस लिखे हुए हैं। The wine tasting experience at Bana Hills was truly amazing. It was my first time sipping wine inside such an old and historic wine cellar. And walking through those dimly lit stone corridors made the whole experience एक European vintage movie जैसा। सो लेवल 1 पे मेनली एंट्री होती है जब पहली केबल कार लेके आते हो। उस केबल कार से डायरेक्टली निकलते ही जो है वो है गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज के जस्ट एडजेसेंट में है गारे दे जार्डिन, जो गार्डन एरिया है, जहाँ पे गार्डन भी है और स्टैचू भी है ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इंक्लूडिंग गोल्डन ब्रिज सब लेवल 1 पे है। लेवल 2 पे सारे फ्रेंच कैसल्स हैं और गेम्स एरिया है, जो भी फ्री गेम्स इंक्लूडेड है टिकट में, और शायद 1-2 रोलर कोस्टर भी है, बट उसके लिए मैंने सुना है कि अलग से पे करना पड़ता है। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कितनी वेटिंग है आज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेटिंग है तो 2 घंटे 1 घंटे रुकना मुश्किल होगा। बाकी अगर वेटिंग कम है तो आई डेफिनेटली ट्राई। बाकी मैं ऊपर जाके एक बार अपडेट देता हूँ लेवल 2 पे। After my brief experience at level 1, it was time to head up and explore level 2. ये लेवल और भी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है and it's divided into 2 main sections. पहला सेक्शन है गेम जोन, जहां हर एज ग्रुप के लिए फन राइड्स और आर्केड स्टाइल गेम्स अवेलेबल है। इट्स लाइवली, कलरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। दूसरा सेक्शन कंप्लीटली एक फ्रेंच विलेज की वाइब्स देता है। Massive stone castles stand tall in the middle, surrounded by charming streets lined with bars and restaurants. इस जगह का ambience literally makes you feel like you have been transported to another world.
epic. This is a must thing in Bana Hills. ये जो पीछे क्यू था ये था कोस्टर का क्यू। कोस्टर का प्राइस है 70,000 पर पर्सन, विच इज़ रफली अराउंड 150 to 200 रुपीज़। अगर 2 लोग जा रहे हो तो 140,000, अगेन दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 500 रुपीज़। कोस्टर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। पूरे बाना हिल्स के अंदर मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इस कोस्टर का ही है। देखने में लगता है इट्स स्केरी बट इट्स डूएबल विथ किड्स, फैमिलीज, इवन एडल्ट्स, और थोड़ा सा भी अगर सीनियर सिटीजन भी हो तो भी कर सकते हो। ज़्यादा स्केरी नहीं है, देखने में लगता है, बट एक्सपीरियंस वाइज टेलिंग इट्स नॉट दैट स्केरी। सो अभी गेम्स एरिना से निकल कर मैं जा रहा हूँ कैसल की तरफ। कैसल के लिए एक ट्रेन लेनी पड़ेगी। सो नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द स्टेशन जहाँ से ट्रेन मिलेगी विच विल टेक मी टू द लूना कैसल, जो यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट और फेमस कैसल है लेवल 2 पे। My last stop at Bana Hills was the iconic Luna Castle, the most famous and grandest structure at this level. ये castle काफी massive है and every corner feels like it's straight out of a fantasy movie. It's the perfect spot to wrap up your journey here on a majestic note. ट्रेन राइड सिर्फ 2 मिनट की ही थी, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेन राइड नहीं है। प्लेइंग एरिया से निकल के, गेम्स एरिया से निकल के ये ट्रेन स्टेशन मिल जाता है और 2 मिनट की ट्रेन राइड है। एंड अगेन इसका भी जो प्राइस है वो टिकट्स में इंक्लूडेड है, इसके लिए कोई सेपरेट प्राइस नहीं पे करना, अनलाइक जो फैंसी पैंथा जहाँ पे अलग से ट्रेन लेनी पड़ती है लास्ट लोकेशन पर जाने के लिए। दिस कैसल लुक्स ह्यूज, इम्प्रेसिव। स्टार्टिंग में ही डम्बलडोर का एक पोर्ट्रेट था। जो लोग हैरी पॉटर देख चुके हैं दे विल बी एबल टू रिलेट विद दैट। Overall, Bana Hills wasn't as impressive for me as I had hoped. Yes, it's massive, offers a wide range of experiences for tourists, and visually it's stunning. But crowd management could definitely be improved. Also, I personally felt that many travelers lacked basic civic sense, something that can't be fixed by the place. It's up to us as responsible visitors. अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, like cleanliness, behavior, and patience, तो not only does our own experiences improve, but we also help ensure that others have a great time too. After my mixed experience at Bana Hills, it was time to unwind a bit. So I headed straight to Mekhe Beach, one of the most popular beaches in Da Nang. The vibe here was lively, with plenty of beach bars and cafes lining the shore. It truly felt like the perfect way to end my day, with the sound of waves, a good drink in my hand, and some delicious food to go with it. और ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो होगा एक कंप्लीट वियतनाम ट्रैवल गाइड, जिसमें मिलेंगे बेस्ट टिप्स, स्मार्ट हैक्स और वो सब कुछ जो ट्रिप प्लान करने से पहले जरूरी होता है। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आप सबका सपोर्ट ही मोटिवेशन देता है मुझे और ऐसे ऑनेस्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस बनाने का।